आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आपका मेरे और आपकी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मुख्तलिफ मुद्दों पे बात होती है और आज हमारे साथ हमारे ही देश से, हमारे ही भारत से दो पर्सनालिटीज जुड़ चुकी है। नाजिया इलाही खान जी और जावेद कुरैशी साहब, जो कि बीजेपी के एक सीनियर कार्यकर्ता है। और अगर नाजिया इलाही खान की बात करें तो ये एक एडवोकेट है बाय प्रोफेशन। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं अपनी चैनल पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग जो आजकल दिखाते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत सारे मसले मसाइलों पे बात होती है। लेकिन आज बात करना चाहेंगे हम सबसे, जो आप भी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारी कंट्री में लागू होने वाला है। तो इस हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले ट्रिपल तलाक पे आएंगे। आपसे जानेंगे सबसे पहले नाजिया जी कि आप क्या विचारधारा रखते हैं ट्रिपल तलाक के बारे में। क्या आपको लगता है कि ये जो है ये सही चीजें हैं, जो मुस्लिम धर्म में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है ट्रिपल तलाक, या फिर लड़कियों के मामले में अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के हिसाब से कहा जाता है कि लड़की को जो है एक से चौथाई हिस्सा दिया जाता है, यानी कि इक्वल राइट्स का जो हम कह सकते हैं इक्वल राइट्स नहीं है। अगर दूसरे रिलीजन्स की बात करें तो दूसरे रिलीजन्स ये दर्शाते हैं कि इस्लाम में इक्वल राइट्स नहीं है, ट्रिपल तलाक जैसा ये मामला है। आप इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। मैं तो इस मामले को ऐसे नजरिए से देखती थी कि 2016 में मेरे पिटिशन को सुना गया था और मेरा पिटिशन नंबर था, रेड पिटिशन सुओ मोटो था 665 ऑफ 2016। वेस्ट बंगाल से तकरीबन 100 से ऊपर महिलाओं को मैं लेकर के गई थी सुप्रीम कोर्ट, और मैंने एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जंग लड़ी थी और एक हिस्टोरिकल बेंचमार्क वर्डिक्ट इस हिंदुस्तान के पक्ष में, मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में लेकर के आई थी। ये जंग मेरी कोई एक दिन की नहीं थी। ऑलमोस्ट इस जंग को लड़ने में मुझे तकरीबन 7 साल लगे थे, और तब जाकर के मेरा पिटिशन 2016 में लगा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। देखिए, ये तीन तलाक को मैं एक घिनौने अपराध की नजर से देखती हूँ। तीन तलाक को मैं एक पाप की नजर से देखती हूँ। तीन तलाक एक ऐसी चीज है जिसको दे करके मर्द अपनी मर्दानगी समझता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नामर्दी वो जाहिर करता है। एक औरत को तीन तलाक देने के बाद उसको ऐसा एहसास होता है कि उसने औरत से जंग जीत लिया है। एक मर्द को ये एहसास होने लगता है कि अरे अब तो दूसरा आइटम में लेकर के आऊंगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें, सिर्फ तीन तलाक पे क्यों जाएंगे? तीन तलाक है, तलाक एहसन है, तलाक हसन है, उसके बाद फिर पॉलीगेमी है, उसके बाद फिर हलाला नाम का एक प्रोस्टिट्यूशन है। पॉलीगेमी हलाला पर भी मेरा मैटर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लगा हुआ है, जिसको मैं बंद कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और बहुत सारी मुसलमानों से गालियां भी सुनते रहती हूँ। फिलहाल मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, और वेस्ट बंगाल में मुझे जितनी गालियां पड़ती हैं वो शायद अगर 2-4 आप सुन लीजिएगा, सिर्फ 2-4 अगर मैं सुनाऊंगी तो लोग, ये पूरा हिंदुस्तान खड़ा होकर के बोलेगा कि मुसलमान मर्दों ने ये बीड़ा उठाया है मुस्लिम औरतों को डिफेम, मलाइन और इंसल्ट करने का। तीन तलाक के द्वारा मुसलमान मर्द औरत को जलील करता है, औरत को बेइज्जत करता है, औरत को मलाइन करता है, उसके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को धक्का पहुंचाता है, उसके इमोशन को, उसके मेंटल पीस को वो हैरेस करता है, मेंटली हैरेस करता है, और उसकी जिंदगी को एकदम उथल पुथल करके रख देता है। क्योंकि देखिए, हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत कंजर्वेटिव है। जो मर्द तलाक दे करके अपनी बीवी बच्चों को रोड पर धक्का मार के निकाल देता है और समाज में बेइज्जत कर देता है, उस मर्द को ये मुसलमान समाज कभी बुरा नहीं कहता है। और दूसरी लड़कियों से उसकी शादी बड़े आराम से हो जाती है। दूसरी लड़कियों के साथ वो फिर से वही मस्ती स्टार्ट करता है, और दूसरी लड़कियों फिर, क्योंकि देखिए, एक मर्द जब एक औरत को धोखा दे सकता है तो वो 1000 औरतों को भी धोखा देने की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, 4 शादी पॉलीगेमी के नाम पर करना, उसके बाद फिर 72 हूर आसमान पर ढूंढना, वर्जिन हूर, इसके अलावा आसपास बहुत सारी
मेरे नजर में कई ऐसे मुसलमान मर्द है जो बीवी भी रखे हुए हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, और सीना ठोक कर कहते हैं कि इस बारे में आप बीच में मत बोलिए, हम जैसे कर रहे हैं हमको करने दीजिए। तो लानत है उन औरतों पर भी, सिर्फ मर्दों को क्यों बोलेंगे, उन औरतों पर भी लानत है जो आप इस गुनाह में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप जान रही हैं कि सामने वाला शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, फिर भी आप बिस्तर गर्म करने का सामान बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? क्या मजबूरी है आपकी? कोई मजबूरी नहीं है। ये एक ट्रेंड हो गया है, ये एक फैशन हो गया है। तो मर्द ने तो बीड़ा उठा ही लिया है औरत को मलाइन करने का, औरत को बेइज्जत करने का। साथ साथ हमारे समाज में कुछ औरतों ने भी ये बीड़ा उठाया है कि सुखी संसार में कैसे हम फूंक डालें और कैसे हम केरोसिन तेल डाल करके हम माचिस लगाएं। तो मैं उस औरत हूं, इट्स नॉट मीन कि औरत की गलतियां मैं छुपा दूंगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है वो तो कोई औरत ही कर रही है ना, और ये जानने के बाद कर रही है ना। अब 3 तलाक में जो फोन पर 3 तलाक होता था, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर जो 3 तलाक होता था, फोन पर दुबई में बैठा हुआ है। अभी अभी हालिया में मैं दिल्ली का एक मैटर देख रही हूँ। सोचो आपके 2017 में वर्डिक्ट आया है, अवेयरनेस अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक मुसलमान मर्द रिजिड है कि नहीं भाई हम तो तलाक देंगे, क्योंकि तलाक बहुत इजी है ना मुस्लिम्स में। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स बहुत टफ है, 7 साल 8 साल 10 साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, और उसमें भी स्त्री धन है, उसमें भी मेंटेनेंस है, उसमें फिर बच्चे के लिए एक्ट 8 है। तो बहुत सारे बैरिकेड्स है, बहुत सारे बाउंडेशंस है। लेकिन मुसलमान में क्या है, निकाह पूछ के करेगा लेकिन तलाक पूछ के नहीं देगा। कहीं पर भी बैठा हुआ है तलाक तलाक तलाक, जैसे लग रहा है कोई फैसिनेटिंग काम वो कर रहा है, बड़ा एकदम जबरदस्त काम किया है उसने, तो बस तीर ही मार लिया है, जंग जीत लिया है, तलाक तलाक तलाक। तो मैं पूछना चाहती हूँ इन तमाम मौलवी मुल्लाओं से कि जो निकाह पूछ के कराता है पूरे समाज के सामने, पूरे सोशल गैदरिंग में, और दैन मेहर दे करके, जो मुसलमान मर्द कभी दैन मेहर देते नहीं है, वो ऐसे ही बिस्तर गर्म कर लेते हैं। तो ये और तलाक बिना पूछे होता है, ये अभी भी अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, अभी भी अवेयरनेस बाकी है। अभी भी मुसलमान लड़कियां अत्याचारित हो रही हैं और तलाक के नाम पर बेआबरू हो रही हैं, बेइज्जत हो रही हैं, और उनको उनकी जिंदगी को तल्ख किया जा रहा है, उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है इस तलाक के नाम पर। देखिए ट्रिपल तलाक की अगर हम बात करें तो जूही जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स की बात आती है कि किस तरीके से हर रिलीजन की बंदियां, चाहे हिंदूज में भी कुछ अलग लॉज हो सकते हैं, क्रिश्चियन में भी, सिख्स में भी, चूंकि हमारा एक मुल्क जो है वो सेक्युलर मुल्क है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, जब बात आती है इक्वल राइट्स की कि हर एक रिलीजन को एक इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना होगा, एक इक्वल हर किसी में एक इक्वालिटी होगी, तो सिर्फ और सिर्फ बात आती है मुसलमानों की। जैसे कि आपने अभी अभी कहा कि मुसलमान ये दावा करते हैं कि अब हमारे देश में कुछ मुसलमान जो देश में टेररिज्म, जो देश में दहशत, और जो देश में मुस्लिम को हिंदू से लड़वाना चाहते हैं, वो बस यही चीज कहते हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी ग्रुप है, इनके साथ जुल्म मत होगा, इनके साथ ऐसा मत होगा, इनके साथ वैसा मत होगा, क्योंकि ट्रिपल तलाक जो है ये इनके मजहब में ये होना चाहिए। लेकिन जब वही बात आती है क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ अपने लिए कोई नहीं मांगता है। अगर यूसीसी की बात आई तो यूसीसी पे आपने भी देखा है कितने मुसलमानों ने आपने भी देखा आवाज उठाई, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे देशद्रोह है। क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लगता है उनके लिए, मतलब उनके दिमागों में चल क्या रहा है, वो चाहते क्या है, वो इस देश के लिए क्या चाहते हैं? देखिए मैं पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि ट्रिपल तलाक का जो मसला है ना, वो इतना छोटा नहीं है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये इतना बड़ा मसला है, ये इतना मोटा मसला है जिसका मैंने जंग लड़ा था। ठीक है, 1984 से लेकर के 2017 तक इसकी जंग लड़ी गई थी। उसके बाद फिर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 एक बिल पास हुआ था जिसमें सजा मुकर्रर की गई थी, और वो जो अक्यूज्ड है वो जेल में रहेगा लेकिन मेंटेनेंस देगा, जिस पर असदुद्दीन अवैसी भी बहुत चिल्ला चिल्ली किए थे। देखिए उनका तो 5 उंगली घी में है और सर कढ़ाई में,
दो बीवियां रखते हैं वो, तो उनके तो मजे ही मजे हैं, या इस तरीके के जो मर्द हैं उनके मजे ही मजे हैं। अब आती है बात, आपने यूसीसी की बात छेड़ी है। यूसीसी की बात 1 घंटे में, आधे घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकती है, बहुत सेंसिटिव इशू है और इसमें डिफाइन बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ा सा टच कर जाती हूँ कि कुरान सूरह अन-निसा में जेंडर इक्वालिटी की बात कहता है, कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी की बात, और यूसीसी भी कहता है जेंडर इक्वालिटी की बात। अब आती है बात कि कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्ते की आमद बंद हो जाती है और रिस्क की कमी हो जाती है। तो जब कुरान कह रहा है कि तलाक बुरी चीज है, तलाक खराब चीज है, तलाक गंदी चीज है, तो ये तलाक, ये मुल्लाओं का प्रचार है, ये मुल्लाओं का फतवा है, इस वजह से ये लोग तलाक करवाते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। देखिए, मुसलमान मर्दों का एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक फोबिया है जो समझना पड़ेगा। जैसे ही शादी को 4 साल 5 साल हो जाता है, औरत जो है वो 2-4 बच्चे पैदा कर देती है, उसके बाद उसके जिस्म से जो इंटरेस्ट होता है वो मर्दों का उठ जाता है, या तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके अपना दूसरा सेक्सुअल टॉय वो रख लेते हैं, 4 शादियां करते हैं और थोप देते हैं कि भाई ये तो सुन्नते रसूल है, ये तो सुन्नते रसूल है इसलिए हमने 4 सेक्स टॉय लाया है। देखिए, यही इस्लाम बहुत सारी चीजों के लिए मना करता है। यही इस्लाम कहता है कि बीवी जो होती है वो एक ऐसी लाइफ पार्टनर है आपकी जो आपको जन्नत के दरवाजे में खींच करके लेकर जाएगी। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी बीवियों की बहुत तारीफ की है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो कुरान बताता है कि बेटियां जब आती थी तो वो खड़े हो जाते थे और अपनी सर की पगड़ियां बिछा दिया करते थे। तो क्या आज मुसलमान समाज औरतों को वो इज्जत दे रहा है जो कुरान ने प्रॉफिट मोहम्मद के जिक्र में बताया है? नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो 3 तलाक कोई छोटा मैटर नहीं है। 3 तलाक से लड़कियों की जिंदगी तबाह व बर्बाद हो रही है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एजुकेशन की बात करता है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पीर और ढोंगी बाबा और जितने मजारी बाबा हैं उनको उनका ताला, कारोबार का ताला बंद करने की बात करता है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक कानून लाने की बात कर रहा है। तो ऐसी क्या बात है जो, और कॉमन लॉ क्या है फॉर एवरीवन ना, फॉर एवरी कास्ट एंड क्रीड ना का। तो सारे धर्म के लोग क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं भाई? उनको क्यों नहीं दर्द हो रहा है? उनको दांत खास खुजली क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ मुसलमानों को क्यों ये खुजली मची है? क्योंकि इनके दिमाग में ये बचपन से बैठाया गया है कि औरत जो है वो आपके लिए सेक्स टॉय है, औरत जो है वो आपके लिए दाई मामा है, औरत जो है वो आपकी पैर की जूती है, औरत जो है वो डिप्राइव करने के लिए ही बनी है, औरत जो है वो मलाइन करने के लिए ही पैदा हुई है, औरत के मुंह में जबान नहीं देना चाहिए, औरत को एडुकेशन नहीं देना चाहिए, औरत को बेइज्जत करके रखना चाहिए, औरत जो है वो बिस्तर का सेक्स टॉय है। तो ये इनको बचपन से सिखाया गया है और अचानक से अगर इक्वालिटी की बात कर दी जा रही है तो इनको तो प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम जबरदस्त प्रॉब्लम हो रहा है। आप एक मिसाल ही देख लो ना, एक इंसान है जो रोजाना गालियां देता है रोड पर खड़ा होकर के, अचानक से वो एक दिन गाली नहीं देगा तो उसको तो बहुत तकलीफ होगी ना। मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ आपसे कि मैं हर रोज 7 से 8 डिबेट पर बैठती हूँ, नेशनल पे बैठती हूँ, इंटरनेशनल पे बैठती हूँ, पर एक दिन मैं नहीं बैठती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द होता है। तो मेरी मम्मी कहती है ना कि बस ऐसे ही बकना स्टार्ट कर दो तो सर का दर्द खत्म हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुमको बोलने की आदत हो गई है। तो इतने इतिहास और कुरान दोनों गवाह है कि औरतों को मलाइन किया गया है। अब इस पर बात उठ जाएगी कि कुरान कैसे गवाह है, तो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को किसने मलाइन किया था? ये इन्हीं मुसलमानों ने मलाइन किया था, इन्होंने ही उनकी प्रेगनेंसी पर क्वेश्चन मार्क उठाया था। तो इतिहास और कुरान दोनों गवाह है कि मुसलमान कौम ने हमेशा औरतों को मलाइन किया है और औरतों की जुबान को बंद करने की कोशिश की है। अब अचानक से यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत अगर औरतों को जेंडर इक्वालिटी मिल जा रही है, जबकि कुरान कह रहा है सूरह अन-निसा में, तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। इनको लग रहा है कि इनके सर से ताज उठा करके
इनको गधे का मुंह पहना दिया जाएगा। इनको लग रहा है कि बादशाहियत के चेयर से हटा करके इनको गधे की सवारी करा दी जाएगी। ये इनके दिमाग में आ चुका है, क्योंकि इन्होंने जो अत्याचार किया है औरतों पर, इन्होंने जो औरतों पर जुल्म ढाए हैं, ये मुसलमान मर्दों ने जो औरतों को इतना मेंटली और फिजिकली हैरेस किया है, एक मशीन की तरह बच्चा पैदा करवाया है, इनकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को इन मुसलमान मर्दों ने मुसलमान महिलाओं को सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया, नहीं बल्कि बेइज्जत बेआबरू करके खत्म किया है। ये सोच रहे हैं कि अब औरतों के मुंह में जुबान आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, तो अब औरतें जो है वेंडेटा या रिवेंज के मूड में आ जाएंगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम पढ़ना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, हमें जेंडर इक्वालिटी का दर्जा चाहिए, हमें भी आसमान पे उड़ना है, हमें भी अपने आप की आइडेंटिफिकेशन एक अच्छा बनाना है। देखिए, औरत को ना बहुत तरीके से मलाइन किया जाता है। एक औरत जब काम करके घर आती है ना, तो उसको खाना बनाना पड़ता है, उसको बच्चे संभालने पड़ते हैं, ठीक है। अगर औरत लेट नाइट आती है तो तुरंत पूरा परिवार कह देता है ऐसा क्या काम था जो इतने लेट से आई है। पर मर्द अगर लेट नाइट आता है मुस्लिम फैमिली में, तो सीधा कहा जाता है बेचारा बहुत थक के आया है, इसीलिए लेट हो गया है, देखो देखो उसको अच्छे से खाना वाना दो। अब आप डिफरेंशिएशन देख रहे हो। जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं या गैदरिंग में जाते हैं या किसी पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाते हैं, तो हमें हमारे दुपट्टे का एहसास दिलाया जाता है, हमें हमारे जिस्म को ढकने का और सर को ढकने का एहसास दिलाया जाता है। पर क्या मर्द जब गैदरिंग में जाता है तो उसको ये एहसास दिलाया जाता है? मतलब साइलेंटली मर्द ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मुसलमान मर्दों की नजरें जो हैं वो ठरकी हैं, मुसलमान मर्दों की नजरें औरतों को देख करके खराब हो जाती हैं, पर औरत कभी भी अपनी नजर खराब नहीं करती है। आपने या मैंने, आप कश्मीर में बैठी हैं और मैं दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहर में बैठती हूँ, आपने या मैंने कभी भी एक ऐसा केस सुना है हिंदुस्तान में कि 5 औरतों ने एक मर्द का बलात्कार कर दिया? सुना है ऐसा केस? नहीं सुना होगा। 5 औरतों ने मिल करके एक मर्द का बलात्कार कर दिया, नहीं सुना। कोई मर्द अगर बॉक्सर पहन करके या ओपन शर्ट अगर बाहर निकलता है, तो क्या औरतें उसका मोलेस्टेशन करती हैं? नहीं करती हैं। तो ये मुसलमान मर्द जो बार बार हम लोगों को हिजाब पहनाने की बात करते हैं, सर ढकने की बात करते हैं, तन ढकने की बात करते हैं, तो ये साइलेंटली अग्री करते हैं कि इनकी नजरें बहुत खराब है, इन मौलवी मुल्लाओं की नजरें बहुत खराब है। भाई आप अगर इतने ज्यादा इबादत गुजार हैं, तो आपको अल्लाह के सिवा तो कोई दिखना ही नहीं चाहिए। मैं दुपट्टा पहनकर खड़ी हूं कि नहीं खड़ी हूं, आपने गौर ही क्यों किया जब आप इतने बड़े इबादत गुजार हैं? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अब ये सारे बाजार नंगे हो रहे हैं, अब इनके सारे पोल पट्टे खुल रहे हैं, अब कुरान से निकाल निकाल करके बातें हम जैसी लड़कियां कर रही हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब जो हमारा जो पोल पट्टा और जो भाड़ फूट रहा है, हम अपने रिस्पेक्ट को संभालेंगे कैसे, हम अपने रिस्पेक्ट को बचाएंगे कैसे। देखिए, हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक वाहिद जरिया है मुसलमान औरतों की जान बचने के लिए, अदरवाइज हलाला के नाम पे हमारा प्रोस्टिट्यूशन होता रहेगा, 3 तलाक के नाम पर हमें बेइज्जत करके हमारी जिंदगी को बर्बाद करा जाएगा, पॉलीगेमी के नाम पर 4-4 बीवियों को बुला करके ये एक जो सेक्सुअलिटी का जो नंगा नाच होता है एक बिस्तर पर 4 के साथ, वो थ्रीसम और फोरसम होता रहेगा और नाम दे दिया जाएगा एक एरोबिक और बोल दिया जाएगा कि भाई इस्लाम कह रहा है। तो इस्लाम के नाम पर ये जो कुप्रथा चल रही है, ये जो वल्गैरिटी चल रही है, इसको बंद करने का वक्त आ चुका है एंड दिस इज द हाई टाइम। अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मैं तो आने वाले 1 वीक के अंदर 1 लाख औरतों का सिग्नेचर लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट जा रही हूँ और मैं आप लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर आइडेंटिफिकेशन।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सही है जिस प्रकार से आपने बोला कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मुसलमान को प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इनके जितने भी काले करतूत हैं वो खुल रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक औरत को, हर एक मर्द को जो है इक्वल राइट्स लेने की भरपूर जो है उनमें उनमें वो हौसला होना चाहिए कि वो अपने हक के लिए लड़े, चाहे फिर वो कोई मुसलमान हो या सिख हो या हिंदू हो या ईसाई हो या फिर कोई भी मर्द हो या औरत हो। हर किसी को चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए लड़े और यूनिफॉर्म सिविल कोड के हित में सभी रिलीजियस के जितने भी रिलीजन्स हैं उनके बंधु को होना चाहिए। खैर, अब बात पे आएंगे, जो ही ये लागू होगा तो हमारे देश में अभी भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। अगर हम अपने देश के मुल्ला मौलवियों की बात करें, उनमें से असदुद्दीन ओवैसी को भी आप जानते होंगे जो कड़ी मजम्मत करते हैं इसकी। तो वहीं दूसरी तरफ से अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो आपको भी पता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो जो ही भारत में उनको सिर्फ भारत की टेंशन होती है, उनको सिर्फ कश्मीर का सरदर्द होता है, बस वो हमेशा इन्हीं चीजों पे जो है आपस में अपने मुल्क में जो है सियासत करते रहते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें हो गई, अगर हमारी कंट्री में ये चीजें लागू हो गई तो ऐसे लोगों का मुंह कैसे बंद किया जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों से जो है देश में हालात खराब हो सकते हैं, देश में जो है दहशतगर्दी फिर से जन्म लेगी? ऐसे ही लोगों की वजह से शायद ही कुछ लोगों को भटकाया जा सकता है, जिस वजह से जो है देश में खून खराबा भी हो सकता है, देश में काफी स्ट्राइक्स भी, जैसे कश्मीर में भी पिछले सालों से कई मुद्दों पे जो है हालात खराब रहे, कश्मीर की यूथ को जिस प्रकार से डिस्ट्रक्ट किया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि जब ये चीजें लागू की जाएंगी तो उन लोगों की जानिब से जो है दहशत गर्दाना इरादे जो हमारे देश के लिए वो जारी रहेंगे? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने असदुद्दीन अवैसी के लिए आपको पहले ही बोल दिया, ये सिर्फ बोलते हैं, ये सिर्फ बोलने वाले तोता है, कुछ करने वाले तोता नहीं है। ये सिर्फ भीड़ जमा करके टीआरपी इकट्ठा करते हैं। और देखिएगा असदुद्दीन अवैसी की स्पीच में सिर्फ मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती हैं, क्योंकि मर्दों के सेक्सुअल डिजायर का ख्याल जो है ना वो शरिया में और इस्लाम में कुछ ज्यादा ही रख लिया गया है। तो ये जो ठरक है इसके लिए मर्द इकट्ठा होकर के ये सारी चीजें सुनते हैं असदुद्दीन अवैसी की, तो इसको मैं इतना वैल्यू नहीं देती हूँ। अब आती है बात, आपने पाकिस्तान की बात छेड़ी है। देखिए मैं पाकिस्तान को वैल्यू ही नहीं देती, बिल्कुल वैल्यू नहीं देती। उनके घर में तो रोटी पक रही है हिंदुस्तान की खबर सुना सुना करके, मोदी भक्ति कर कर करके। और जाहिल देश, इस्लामिक जाहिल देश क्या जाने कि संविधान क्या होता है, औरतों का वैल्यू क्या होता है, शिक्षा का वैल्यू क्या होता है। हमारे देश में औरतें फाइटर जेट चला रही हैं भाई, हमारे देश में औरत को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में औरतें जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जस्टिस होती हैं। और जितनी भी वोकल और जितनी भी रिनाउंड हैं, रिनाउंड एडवोकेट्स हैं, उसमें 40% 45% औरतें हैं रिनाउंड एडवोकेट्स में। तो पाकिस्तान का मैं उसको 10 पैसे का औकात देती नहीं। मैं उनकी बातों पे अपना व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम। मुझे पाकिस्तान मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 10 पैसा का भी औकात नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो दहशतगर्दी हो सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए मैं कश्मीर और श्रीनगर के आपके चैनल के माध्यम से मैं कश्मीर और श्रीनगर के जितनी भी अवाम है और जनता है, मैं उनको एक चीज समझा देना चाहती हूँ कि ये मोदी जी की सरकार है, इसलिए कोई भी कुछ भी करेगा उससे पहले 10 लाख बार सोचना पड़ेगा कि भैया सजा तो बड़ी कड़ी मिलने वाली है हमने। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अब क्राइम जो है वो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से ही देखा जाएगा, सीआरपीसी के हिसाब से ही देखा जाएगा। ये दहशतगर्दी करना इतना आसान अब बचा नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जितनी भी दहशतगर्दी मचाए ये जाहिल मुसलमान लोग लुंगी उठा उठा करके, उनकी जगह सिर्फ जेल होनी चाहिए। क्राइम को क्राइम की नजर से देखना चाहिए। एक भारत है, एक संविधान है, एक कानून है, कुछ नहीं है ये सब शरिया लॉ और हदीस, कुछ नहीं है भाई। कुरान नहीं कहता 72 वर्जिन हूर के बारे में। हम क्यों सुनेंगे मुल्ला की बात? हम अल्लाह की बात सुनेंगे ना, हम मुल्ला की बात क्यों सुनेंगे?
कौन है ये मुल्ला? एग्जैक्टली। कौन है ये? कोई अल्लाह का चिट्ठी है उसके पास कि उसका बात हमको सुनना पड़ेगा? हम तो नहीं सुन मैं तो नहीं सुनती हूँ पर्सनली। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो नहीं सुनती हूँ। मैं 10 चवन्नी का वैल्यू नहीं देती हूँ मुल्ला को। मुझे कुरान जी पढ़ना होगा, मुझे कुरान समझना होगा। मैं बिल्कुल। एडुकेटेड हूँ, मैं खुद पढ़ के खुद समझूंगी। मैं हम्म किसी मदरसा छाप से, मैं किसी जाहिल दाढ़ी टोपी वाले से मैं कुरान को समझूंगी? जिसको अरबिक में हम्म बात करना नहीं आता है, जिसको अरबिक समझना नहीं आता है, वो मुझे समझाएगा कि कुरान क्या बोल हम्म रहा है। और हदीस और फतवा मैं नहीं मानती हूँ। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली ओपनली मैं नहीं मानती हूँ। हम्म तो चाहे इस हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में ऐसा आतंक मचाने की कोई भी कोशिश की जाए, सिर्फ और सिर्फ जेल। जो सेक्शंस हैं, जो एक्ट्स हैं, उसके तहत जेल भेजिए। अपने आप बाप का नाम याद आ जाएगा भाई। हम्म अपने आप बाप का नाम याद आ जाएगा। भाई तुम हिंदुस्तान में हम्म रहोगे, हिंदुस्तान का खाओगे, हिंदुस्तान का पीओगे, हिंदुस्तान में कमाओगे, और तुम बोलोगे शरिया लाओ, तो पाकिस्तान चले जाओ। चले जाओ। वहां की बिल्कुल सरकार कटोरा बिल्कुल। लेके भीख मांग रही है, तुम भी भीख मांगो साथ में। तुम बिल्कुल। हिंदुस्तान की फैसिलिटी तुमको हिंदुस्तान की फैसिलिटी चाहिए, तुमको हिंदुस्तान का लिबरल हम्म माहौल चाहिए, तुमको हिंदुस्तान में अय्याशी चाहिए, हिंदुस्तान की अच्छी खुशगवार आबो हवा चाहिए, और तुम शरिया लाओ चिल्लाओगे, धक्का दे के बाहर निकालना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। फिर रहो पाकिस्तान एग्जैक्टली। में, आपका नाम याद आ जाएगा कि क्या है शरिया लॉ और कैसा होता है इस्लामिक देश। हम्म तो भाई मेरा मेरा बिल्कुल। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बात है। मैं कुछ आगे पीछे करके बात करती नहीं हूँ। जिसने बुरा हम्म लगना है लगाओ, और जिसने अच्छा लगना है मेरी बातों को ध्यान से सुने। देखिए, हम आपने अभी अभी 72 हुरू की बात की, तो लास्ट पे मैं आपसे आखिर पर यही सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि 72 हुरू पे जो है एक मूवी बनाई गई थी। क्योंकि केरल स्टोरी की अगर हम बात करें, कश्मीर फाइल्स की अगर हम बात करें, तो हर मूवी पे जो है मुसलमानों ने भर भर के उंगलियां उठाई। तो वहीं अगर हम बात करेंगे 72 हुरे जो रिसेंटली मूवी रिलीज हुई, तो आपने भी सुना होगा कि वहां पे जो है काफी लोगों ने इवन की उन मतलब बहुत ही एहतजाज किया है, उनके खिलाफ जो है पुलिस कंप्लेंट तक दर्ज कर दी है जिन्होंने उस मूवी को रिलीज किया है। तो आपसे जानेंगे आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, और ऐसे लोग जो बार बार किसी के खिलाफ, जबकि सच्चाई सच्चाई के लिए उल्टा वो जो है पुलिस कंप्लेंट करते हैं, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए। वो बार बार जो है जो सच को सच्चाई के रूप में नहीं देखते हैं, उनके लिए क्या लॉ, हमारी गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो लोग जो है देश में दहशत फैलाने से, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, तो ये मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से और हर मुस्लिम महिला के हिसाब से ये एक पाप है। तो जो भी पाप के हित में बोलता है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से ऐसे उनको इकदाम लेने चाहिए ताकि ये लोग ऐसे गुनाह करने से, ये लोग ऐसा आतंक फैलाने से देश में हजार नहीं 1000 बार सोचे। देखिए फायका, हमारे देश का कानून बहुत सख्त है, बहुत हम्म सख्त है। हमारे देश में किसी भी गुनाह का जो सजा है वो बिल्कुल सही दिया गया है। बिल्कुल। और संविधान मैंने जितना पढ़ा है, और हम्म इंडियन पिनल कोड मैंने जितना पढ़ा है, सीपीसी मैंने जितनी पढ़ी है, जितना मैंने सीआरपीसी पढ़ा है, उस हिसाब से मुझे एक चीज समझ में आई है कि ये जो जितने भी आतंकी मिजाज के जो मुसलमान हिंदुस्तान में बैठे हैं, ये हम्म अपने शरिया लॉ की वजह से बहुत बहुत बच चुके हैं, बहुत अपनी जान को बचा चुके हैं बार बार। ठीक है। अब आती है बात 72 हूर की और द कश्मीर फाइल की। आप कश्मीर में हैं जी। और मुसलमान हैं, दोनों हम्म दोनों क्वालिटीज आपके अंदर है। तो बिल्कुल। क्या क्या किसी को मौत के घाट उतार कर, किसी हिंदू को इंडियन डॉग बोलकर, किसी हिंदू पंडित के घर की बहू बेटियों की इज्जत आबरू लूट कर आप अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान समझिएगा? अगर ये इस्लाम बोलता भी है तो गलत है। अगर हाँ, ये इस्लाम बोलता भी है तो गलत है। तो गलत है। और मॉडिफिकेशन इस्लाम में भी हुआ है। डायरेक्ट कुरान नहीं आया है। तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, कुरान,
मॉडिफिकेशन हमारे जी इस्लाम में भी हुआ है। डायरेक्ट बिल्कुल हमें कुरान नहीं मिला है। 4 किताबें पहले आई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, एग्जैक्टली बाइबल, और तब फिर कुरान आया है। तो अगर इस्लाम ये कह रहा है तो इसको मॉडिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खुद कुरान बहुत बार मॉडिफाई हुआ है। अब आती है बात कि देखिए, ये चीज आप अपने जहन से निकालिए कि कोई मुसलमान मर्द आकर के कुरान के तथ्य को सही 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 बताएगा कैमरा के सामने या गैदरिंग में? नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें मेल की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा दी गई है और फीमेल्स को डिप्राइव किया ही गया है। फीमेल्स को डिप्राइव किया ही गया है, तो वो सच नहीं बताएंगे, उस तथ्य को वो क्लियरली नहीं बोलेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सारी चीजें सच सच बतानी है बिना डर के। अब इसमें हमारी जान जाए तो जाए भाई। कुरान कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जब इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो उनको बहुत ज्यादा डिफेम और मलाइन इन मुसलमानों ने किया था, पर वो अपने कदम से तो नहीं हटे थे। तो आज अगर नाजिया इलाही खान को या फाइका जावेद को अगर मुसलमान मर्द बहुत ज्यादा मलाएंगे और इंसल्ट करेंगे, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल हम अपने रास्ते पे रहेंगे। और बिल्कुल द कश्मीर फाइल, उसके बाद फिर द केरला स्टोरी, 72 हूरे, ये सारी जो मूवीज हैं ये अवेयरनेस की मूवी है। ये सारी मूवीज बच्चों को देखनी चाहिए। भाई कितना देखें हम चुम्मा चाटी और मोहब्बत और सेक्सुअल सीन, क्यों देखेंगे हम करण जौहर का? हम क्यों देखेंगे कि दीपिका पादुकोण बहुत छोटा छोटा कपड़ा पहन के आ रही है, उसका क्लेविश दिख रहा है, तो ये मत देखते हैं ना, ये मत देखेंगे, उनके मजेदारी की चीज है। हम देखेंगे, हम मुसलमान लड़कियां देखेंगे ये सब्जेक्टिव मूवीज, और अपने आने वाले फ्यूचर में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आल औलाद है, उनको हम समझाएंगे, उनको हम दिखाएंगे कि दिस इज द फैक्ट। तो जो गलतियां होती चली आ रही है मुस्लिम कम्युनिटी में, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसको एकदम मतलब खत्म करना है। तो हमें ऐसी अवेयरनेस वाली मूवीज चाहिए, ठीक है? तो इन मूवीज को बंदिश करने के लिए, इन मूवीज को बैन करने के लिए मुसलमान मर्द को दर्द होगा, चिल्लाएंगे, क्योंकि उनकी असलियत सामने आ रही है ना, इसलिए वो चिल्लाएंगे। आप किसी मर्द की तारीफ आप 24 घंटा कीजिए, वो नहीं थकेगा, पर जैसे ही आप बोल दीजिएगा ना कि ये बुराई है तुम्हारे अंदर, आपको तलाक 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 मिल जाएगा। तो मुसलमान अपनी नेगेटिविटीज को, मुसलमान मर्द अपनी नेगेटिविटीज को सुनना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, उनके अंदर कुछ पॉजिटिविटीज हो या ना हो, आप उनको झूठा लुच्चा भी बताते रहिएगा, उनको पता है कि ये झूठ बोल रही है मुझे बहलाने के लिए, लेकिन फिर भी वो बगौर इज्जत से सुनेंगे। तो अपने आप को बेवकूफ बनाना ये मुसलमान मर्दों की आदत आज से नहीं है, ये इतिहास गवाह है कि उनकी आदत है, पर उनको किसी भी शक्ल में अपनी तारीफ सुननी है। तो ये जो अवेयरनेस की मूवी आई है, हमें आपको और हम जैसी एजुकेटेड लड़कियों को, महिलाओं को आगे आकर के इसको एज एन अवेयरनेस देखना चाहिए, और हम सबको जाना चाहिए देखने के लिए, और सिर्फ जा करके देख के आना नहीं है, बल्कि इसको एज एन अवेयरनेस हमको फैलाना भी है। बिल्कुल, आपने ये बातें बहुत ही सच बोली। और हाँ, मैंने भी ये चीजें नोटिस की है, जो ही सोशल मीडिया पे इंसान किसी तरीके के छोटे कपड़े, फॉर एग्जांपल जीन्स टॉप डालता है, तो वहां पे बड़े बड़े कमेंट्स आते हैं कि अल्लाह हिदायत दे, वो करे ये करे। तो ये बात आपने सच बोली। आप लोगों ने देखा ही क्यों, आप सोशल मीडिया चला ही क्यों रहे हो अगर आप अल्लाह ताला के बहुत फरमा बरदार हो? तो ये चीजें मैं भी फेस कर रही हूँ, बीइंग इन ए मुस्लिम सोसाइटी। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ट्रोल करते रहते हैं कि आप ऐसे कपड़े पहनते हो, आप हिजाब कहाँ है आपका, वो कहाँ है आपका, ये कहाँ है आपका। लेकिन जब बात आती है औरत के हुकूक की, जब बात आती है औरत के राइट्स की, जब बात आती है ट्रिपल तलाक, 72 हूरे और ऐसे यूसीसी एक कोड के बारे में, तो इनकी बोलती बंद होती है। तो इनको लगता है कि इस्लाम जो है, ये लोग इस्लाम को झुटला रहे हैं। तब कहाँ जाता है आपका इस्लाम, जब आप एक मुस्लिम लड़की को, जब आप एक लड़की को गालियां देते हो, जब आप एक लड़की को ट्रोल करते हो। ये बात आपने बिल्कुल सच बोली। खैर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी रियलिस्टिक बातें बोली। एज ऑलवेज आप हमेशा सच बोलती है और
मुंह पे जो भी बोलती है वो भी मुंह पे ही बोलती है और बहुत ज्यादा मतलब रियलिस्टिक बातों से हमारे दर्शकों को आगाह कराती है। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऐसे ही पर्सनालिटी से हमारी कोशिश रहती है दर्शकों को आपको आगाही देने की। ऐसी पर्सनालिटीज जो जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी की होती है, जिन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की होती है इन मामलों पे, जो आपको बहुत ही भरपूर तरीके से इलॉबरेट करे। हमारी भी बस यही गुजारिश रहती है कि इंडिया में, हमारे कश्मीर में अमन शांति का माहौल रहे और कुछ लोग जो हमारे देश में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनके जितने भी नापाक इरादे हैं वो नाकाम रहे। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। भारत माता की जय।